My name is Shubhnam Dev, and today we are going to start accountancy. So, if we talk about accountancy, so accountancy is the part of commerce, and I think so. हमने अब just recently class 11 start की है. क्लास 11 के पहले तो हमने कॉमर्स वर्ड को सुना भी नहीं था. इसके पहले तो हमारे जो फैमिलियर सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं वो हुआ करते हैं मैथ्स एंड साइंस. सो ये कॉमर्स हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश पार्ट है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स. सो अगर हम कॉमर्स के बारे में सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, अभी हमने स्टडी नहीं किया, जब भी हम कॉमर्स के बारे में सुनते हैं सो हमारे माइंड में क्लिक होता है बिजनेस. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मींस लाइक बिजनेस करना. सो बिल्कुल जो आपके माइंड में क्लिक होता है वो बिल्कुल सही होता है कि कॉमर्स इज टोटली रिलेटेड टू द बिजनेस. अगर हम बात करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं. हम मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज स्टैंड्स फॉर, यहां पर हो सकता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा हो, या फिर सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी कर सकता है, या फिर इनका काम रेंडरिंग सर्विसेज हो सकता है. रेंडरिंग सर्विसेज भाई सिंपल. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है, सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. बिल्कुल ठीक बात है. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद मार्केट में सेल करता है. या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं. ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, दे आर जस्ट डूइंग परचेज एंड सेल्स. मींस वो गुड्स को परचेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन से, और फिर उसके बाद वो मार्केट में उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं. सो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है. एंड रेंडरिंग सर्विसेज. रेंडरिंग सर्विसेज स्टैंड्स फॉर सपोज कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आपने शायद देखा होगा एक लॉयर्स की फर्म, कुछ लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें कुछ टीचर्स होते हैं. सो ये सारे ऐसे पर्संस होते हैं जो आपको कुछ गुड्स नहीं दे रहे हैं बट आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं. बट आफ्टर ऑल अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं. सो ये भी हमारे लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है. सो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की जा रही हैं, इन एक्टिविटीज का करने का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना. अब अगर आपको प्रॉफिट अर्निंग करनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके रखना होगा. क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि मैंने मॉर्निंग में या फिर फर्स्ट डे कितना गुड्स बेचा था, कितने रुपए में बेचा था, और मैंने कितना गुड्स परचेज किया है ड्यूरिंग अ वीक या ड्यूरिंग अ मंथ और या ड्यूरिंग अ ईयर, तो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा. क्योंकि हमें पता होता है प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए. एंड वो दो चीजें क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पर्टिकुलर कमोडिटी को 50 रुपीज में सेल किया है एंड मैंने उसको परचेज किया था 40 रुपीज में, इस कमोडिटी को, ये मेरी परचेज प्राइस है, इस कमोडिटी को मैंने परचेज किया था 40 रुपीज में एंड मैं इसको सेल कर रहा हूं 30 रुपीज में, सॉरी 50 रुपीज. सो मुझे आप बताएं कि 40 रुपीज में परचेज किया था, सेल कर दिया 50 रुपीज में, तो शायद मेरे पास 10 रुपीज का प्रॉफिट आया. क्या मेरे पास 10 रुपीज का प्रॉफिट आया? हाँ, ये जो मेरा 10 रुपीज का प्रॉफिट है वो आ गया. बट आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये प्रॉफिट 10 रुपीज कैलकुलेट करना है, सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने टोटल कितना सेल्स किया है और टोटल कितनी परचेजेस की हुई. सो हमें पता होता है कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि भाई ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना गुड्स खरीदा है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना गुड्स सेल किया है, तो हम जब उसको रिकॉर्ड करने का प्लान करते हैं. क्यों रिकॉर्ड करना जरूरी है? रिकॉर्ड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी एक बिजनेसमैन, इतनी उनकी मेमोरी शार्प नहीं होगी कि उन्होंने एक साल का सारा चीजें याद होगी. या फिर ड्यूरिंग द डे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, शॉपकीपर के पास चलते हैं, चलिए
हम एक शॉपकीपर के पास पहुंचे, हमने पूछा उनसे कि भाई साहब मुझे बताइए, सुबह आपने कितनी शुगर सेल की थी और किन पर्सन को शुगर सेल की थी, मुझे बताइए। तो शायद वो जो शॉपकीपर पर्सन होंगे ना, वो शॉपकीपर पर्सन भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो शॉपकीपर पर्सन भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला ये तो मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैंने कितना उनको शॉप को कितना उन्हें गुड्स मैंने सेल किया था और कौन कौन से गुड्स मैंने सेल किए थे। सो उन शॉपकीपर से मैंने पूछा तो इसके लिए, क्योंकि आप चीजों को भूल जाते हैं, तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो? उन्होंने बोला सिंपल, मैं अपने जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली में, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को अपनी प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता हूं। मैंने कहा ये बात भी बिल्कुल सही है। सो एक्चुअली ये जो अपने जो प्रोपराइटर है या जो शॉपकीपर है हमारे, जब ये प्रॉपर बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, तो इन बेसिस को ही बोला जाता है अकाउंटेंसी। मींस जब कोई भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड करने लग जाए, उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो भाई हमने अभी देख लिया कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है, जब ये ऐसा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात किया, जब ओवरऑल हमारी सोसाइटी में सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाती है, तो वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं कैटेगरी में कॉमर्स। और जो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या ट्रेडिंग एक्टिविटी या रेंडरिंग सर्विस वाला काम करते हैं, और इन सारी सर्विसेज को करने का उनका इंटेंशन फिर से प्रॉफिट होता है। अब अगर उन्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मींस उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल किया है, एज वेल एज ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कितना परचेज किया है। तो चीजों को समझने के लिए वो सबसे पहले अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जब वो अपनी बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, उस प्रॉपरली रिकॉर्डिंग को बोला जाता है अकाउंटिंग। देखिए, उस प्रॉपरली बुक्स को बोला जाता है अकाउंटिंग। अब आपको समझ में आया होगा कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी का क्या रोल है। आई थिंक सो कॉमर्स में अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही अकाउंटिंग जो प्रोप्राइटर है उनका मेन पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करती है। उनका मेन मोटो था प्रॉफिट अर्न करने का, और अगर वो प्रॉपरली चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो शायद मेरे को लगता है कि वो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अकाउंटेंसी का आपके कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वैसे तो अकाउंटेंसी बहुत एक वाइड टर्म है, लेकिन हम धीरे धीरे उस टर्म्स को सबको क्लियर कर लेंगे। सपोज अगर अभी हम देखेंगे तो अकाउंटेंसी के बारे में हमने देखा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर मैनर। अगर हम सिंपली इसकी बात करें अकाउंटेंसी की, तो हमने बोला अकाउंटेंसी क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर मैनर। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस। मींस ये जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्योंकि अगर अपना प्रोप्राइटर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को और अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस को मिक्सअप कर देगा, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो मिक्सअप प्रॉफिट आएगा, वो उनके एग्जैक्टली बिजनेस का प्रॉफिट नहीं आएगा। और एवरी प्रोप्राइटर ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकाले, ना कि वो मिक्सअप प्रॉफिट निकाले। जब वो उनके बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा तो वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर देगा। इसीलिए यहां पर हमेशा हम बोलते हैं जो ट्रांजैक्शंस होने चाहिए वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया कि हाँ, अगर प्रोप्राइटर को प्रॉफिट निकालना है तो उनको प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं तो ये आसान नहीं होता कि हम बस, हमने बोला रिकॉर्डिंग करना है और रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग अगर हम करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सपोज मैं बात करता हूं, एक एक करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमने बोला ये हमारे शॉपकीपर, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, प्रॉपरली अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और इन्होंने बोला कि मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं यहां मार्क कर देता हूं, ये हो गया इनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि क्या जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, तो आंसर इज यस, हाँ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सो जब हम इसको रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए उनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या आपके पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं। हम होप सो आप इसको कैटेगराइज कर पाओगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और पर्सनल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। सिंपल, बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिससे आपके बिजनेस में इफेक्ट हो एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट हो। तो हमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग का सबसे पहला हमने कांसेप्ट क्या देखा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखा कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर द ट्रांजैक्शन इज योर पर्सनल ट्रांजैक्शन और योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग इज टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया आइडेंटिफाई, दैट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मींस ये जो पर्सन थे इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं ये ट्रांजैक्शन कौन से वाले किए हैं, क्या इन्होंने पर्सनल ट्रांजैक्शन किया है, क्या इन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, हमको ये डिसाइड करना है। मींस पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ आइडेंटिफिकेशन का। मींस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जो हमने ट्रांजैक्शन किया है पर्सनल है या बिजनेस है। अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो फिर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, मींस वो अकाउंटिंग की कैटेगरी में आएगा। और जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पर्सनल ट्रांजैक्शंस की हमको बुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो भी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। सो अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो यस वो हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस में आ जाएगा। सो पहला हमने पार्ट देखा कि भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। ठीक है, अब अगर हमने एक बार उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो हमने गुड्स सेल किया है या फिर जो गुड्स हमने परचेज किया है वो भी हमको सीखना पड़ेगा कि हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि मिस्टर राम को हमने गुड्स सेल किए, या फिर हम क्या मार्क करेंगे अपनी बुक्स में मिस्टर राम को हमने शुगर 5 kg सेल की। क्या ये लिखना सही होगा, या फिर इसके साथ साथ हम उनका मॉनेटरी मींस कितने रुपए में सेल की वो भी लिखना पड़ेगा। मींस हम लिखेंगे मिस्टर राम को हमने 5 kg शुगर 500 रुपीज में सेल की या फिर 400 रुपीज में सेल की। मींस जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या मॉनेटरी टर्म्स में हमने किया है वो भी बताना पड़ेगा। यस, कि हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम मनी के टर्म में मेजर करेंगे कि भाई जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है वो कितने रुपए का लेन देन हुआ है। सो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है, सेकंड स्टेप हमारे पास आता है मेजरमेंट। सेकंड स्टेप हमें पता चला मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मींस ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर हुआ था इसका मेजरमेंट, इस ट्रांजैक्शन को मेजर कर लेना। हमने इसको मेजर क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो रुपीस में हुए होंगे, दैट्स व्हाई हमने इसको मेजर कर लिया। अब हमने देखा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इतने रुपयों में हुआ है, सो इन रुपयों को अब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दो चीजें पता चला, आइडेंटिफाई किया बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको मनी के टर्म्स में किया कि कितने रुपए का बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे बोला जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हमने देखा भाई मेजर मनी आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद उसका मेजरमेंट हो गया, इन मेजरमेंट के बाद हमने इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, मींस प्रोप्राइटर ने एक रजिस्टर बनाया, इसमें जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन करता गया, मींस उसने गुड्स खरीदे थे तो उन्होंने गुड्स को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, जब उन्होंने गुड्स सेल किए थे तो उन्होंने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली सेल करने के बाद उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस किए थे, वो एक्सपेंसेस को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने कुछ इनकम जनरेट की थी, उसको इनकम को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। एंड सो ऑन, ये प्रोसेस हमारी बार बार चलती गई, कुछ सेल करते गए, कुछ परचेज करते गए। सो एट द एंड ऑफ द डे
जब उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि हमने ट्रांजैक्शंस को तो अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि मैंने टोटल परचेज कितना की है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर मैंने टोटल सेल्स कितना की है ड्यूरिंग द ईयर, और इसके साथ साथ जो मैंने सेल किया है वो तो बड़े सारे प्रोडक्ट किए होंगे, तो बड़े सारे प्रोडक्ट्स में भी हमने डिसाइड करना है कि मैंने शुगर कितना सेल की है ड्यूरिंग द डे। अगर मैं बात करूं कि शुगर के साथ साथ और डिफरेंट आइटम्स की, मैं स्नैक्स कितने सेल किए हैं मैंने ड्यूरिंग द डे, या फिर ऑयल को कितना सेल किया है मैंने ड्यूरिंग द डे, एज वेल एज कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी होते हैं जनरल स्टोर के पास, तो उन्होंने स्टेशनरी आइटम्स को कितना सेल किया है ड्यूरिंग द डे। तो रिकॉर्डिंग कर लेना इज अ पार्ट, रिकॉर्डिंग तो हो गई। अब रिकॉर्डिंग के बाद एक नेक्स्ट स्टेप भी हमारे पास आता है। रिकॉर्डिंग के बाद अब हम चीजों को क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे, जो भी सारी चीजें हैं उसको क्लासिफाई किया जाएगा। अब क्लासिफाई स्टैंड्स फॉर कि भाई हमने देखा कि उन्होंने तो ड्यूरिंग द ईयर बड़े सारे गुड्स परचेज किए हैं और बड़े सारे गुड्स सेल भी किए हैं। अब अगर आपको देखना है कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको क्लासिफाई करनी होगी चीजें। क्लासिफाई करने का मतलब जो शुगर आपने परचेज सेल किया है उसको एक कॉलम में लिख लो, अगर आपने स्टेशनरी आइटम को ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज सेल किया है उसको एक पर्टिकुलर कॉलम में लिख लो, अगर आपने ईडेबल ऑयल को परचेज सेल किया है तो उसको एक प्रॉपर कॉलम में लिख लो। तो उससे क्या होगा, आज जो हमारे प्रोप्राइटर होंगे उनको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। सो इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आज हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। ओके भाई, तो हमारे पास आ गया क्लासिफिकेशन। अब भाई क्लासिफाई तो कर लिया, हाँ जी, चीजें हमने फ्रॉम द बिगिनिंग आइडेंटिफाई भी कर ली थी। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको मेजर भी किया कि भाई कि वो कितने रुपए के ट्रांजैक्शंस में है, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड करने के साथ, ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्ड करने के साथ साथ हमने उसे क्लासिफाई भी किया। क्लासिफाई का मतलब जितना हम पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, मतलब शुगर कितना परचेज सेल है, ऑयल कितना परचेज सेल है, ईडेबल अगर हम बात करें स्नैक्स कितना परचेज सेल है, इनकी भी रिकॉर्डिंग हो गई भाई हमारे पास, और क्लासिफिकेशन भी हो। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। भाई आपने रिकॉर्ड भी कर ली चीजें, क्लासिफाई भी कर ली सारी चीजें। अब आप करोगे क्लासिफिकेशन के बाद, आपने देखा अभी रिकॉर्डिंग में क्लासिफिकेशन किया कि कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, सबको प्रॉपर रिकॉर्ड है। सो इस रिकॉर्डिंग के बाद और क्लासिफिकेशन के बाद आप कैलकुलेट कर पाओगे आप प्रॉफिट। तो जब आप इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, सो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। मींस अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अगर आपका प्रॉफिट खराब है, कम है, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब थी। सो इसी को हम बोलते हैं समराइजिंग। एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने ड्यूरिंग द ईयर में जो भी हमने बिजनेस किया है उसकी समरी निकालते हैं, और ये जो समरी होगी वो समरी सीधे आपको बताएगी कि आपने कितना प्रॉफिट किया है और कितना लॉस किया है। सो क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जनरेट होता है, इस नेक्स्ट स्टेप को बोला जाता है समराइजिंग। समराइजिंग, अब भाई हमने एक बार समराइजिंग कर लिया, समराइजिंग के बाद हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमने जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर हम इन पर्सन की बात करते हैं तो इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अपने माइंड में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होंगे कि मेरे को इतना प्रॉफिट लगाना है, कमाना है, मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे, हाँ, मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद मैंने समराइजिंग की हेल्प से प्रॉफिट भी निकाल लिया कि मेरे पास कितना प्रॉफिट हो गया। अब मैं करूंगा अपना कंपैरिजन एंड एनालिसिस। कंपैरिजन एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो स्टैंडर्ड को मैं कंपेयर करने वाला हूं अपने एक्चुअल प्रॉफिट से। सपोज मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि मैं 15 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करूंगा, बट एक्चुअली मैंने कितना प्रॉफिट किया है, 10 रुपीज का। सो अब क्योंकि भाई डिफरेंस आ गया स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में, सो हम इसका स्टार्ट करते हैं एनालिसिस कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या गड़बड़ किया हमने कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया स्टैंडर्ड के लिए, क्या हमने स्टैंडर्ड गलत सेट किया था, या फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने वर्किंग कुछ कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। सो समराइजिंग मतलब जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, इस प्रॉफिट के बाद कैलकुलेशन ऑफ, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये आपको हेल्प करता है समराइजिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करने में।
बार जब आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, सो प्रॉफिट आ जाने के बाद आप उसको स्टैंडर्ड से, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, उन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो और कंपेयर करने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हो कि अगर कुछ डिविएशंस हैं तो वो क्यों, सो उसे बोला जाता है एनालिसिस, उसे बोलते हैं हम एनालिसिस। अब अगर हमने एनालिसिस कर लिया, अगर हमने ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद मेरे को पता चला कि कुछ डिफरेंस तो था और मेरे को समझ में भी आ गया कि हाँ मैंने क्या गड़बड़ की है जिस कारण मेरा ये 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सो स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमने सेट किया था 15 रुपीज का, बट जो एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास आया है, ये एक्चुअल प्रॉफिट आपको हुआ 10 रुपीज का, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 रुपीज। यहां पे आपको 5 रुपीज का डिफरेंस आया था। तो ये जो 5 रुपीज का डिफरेंस आया था, इस 5 रुपीज के डिफरेंस को आपने समझा कि क्यों हमने क्या गड़बड़ किया जिस कारण हमें 5 रुपीज का डिफरेंस आया, तो ये हमने एनालिसिस में कर लिया। और एनालिसिस करने के बाद अब हमने प्रॉपरली चीजों को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। कम्युनिकेट मतलब लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई देखिए इतना प्रॉफिट था। हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को समझने लग जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए थे वो इस पे हाथ में किए थे और हमारा स्टैंडर्ड अगर गलत है तो क्यों गलत है, मीन्स वो चीजों को इंटरप्रिटेट करेगा और इंटरप्रिटेट के बाद कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा। सो हमारे पास यहाँ पे लास्ट प्रोसेस आती है कम्युनिकेशन। हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कम्युनिकेशन। ओके, सो बात हो गई यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी। सो ओवरऑल अब आपने समझा होगा कि अगर हम अकाउंटिंग की बात कर रहे थे तो बड़ा सिंपली हमने बोल दिया अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन से रिकॉर्डिंग पर नहीं स्टे हो जाता, ये तो एक पूरी लंबी प्रोसेस है। और शायद हमें पता होगा जो भी हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो सारे 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट तो हमारी प्रोसेस यहाँ पे स्टेप नहीं हो जाती। क्या हमने कम्युनिटी समराइजिंग पे ही स्टॉप कर दिया? नहीं, उसके बाद हमको अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है क्यों डिफरेंस आ रहा है, और जब ये डिफरेंस जो हम समझ पाए हैं कि क्यों डिफरेंस आया, ये डिफरेंस को हमने बताना है कि भाई ये गड़बड़ किया है इस कारण आपका प्रॉफिट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होती है वो यहाँ पर मीन्स मैं इसे अपन इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए इसको हम लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हमने ये 7 कैरेक्टर्स देख लिए हैं अकाउंटिंग के होते हैं। अब भाई क्या हम इन जो भी कैरेक्टर्स हैं इसको शफल कर सकते हैं? आप लोग भी मुझे आंसर करिए, क्या हम इसको शफल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमने अभी रिकॉर्डिंग नहीं की और हम डायरेक्ट समराइजिंग कर लेंगे? क्या हम डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे? सॉरी, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए ये जो सारे 7 पॉइंट्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अब हमें इन स्टेप्स को ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, कहीं अगर हमने गड़बड़ कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अकाउंटिंग की मीनिंग या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि ये चीजें आपको ध्यान रहे, मैंने एक ट्रिक निकाली है। इस ट्रिक को हम बोलते हैं कैश क्रीमी। हम बोलते हैं कैश क्रीमी। देखिए CASCASCRMI। देखिए चीजें बहुत सिंपल हो गई हमारी। कैश क्रीमी, कैश क्रीमी स्टैंड्स फॉर आई। अगर हम बात करें आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम स्टैंड्स फॉर मेजरिंग, okay, R stands for recording, okay, C stands for classification, S stands for summarizing, A stands for analysis and C stands for communication. So अगर हम कैश क्रीमी को ध्यान रख लेंगे तो ये कैश क्रीमी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स बता देता है। अकाउंटिंग के बारे में सारी बातें, कुछ बेसिक टर्म्स जो हमको अकाउंटिंग के लिए समझना पड़ा वो शायद आपको समझ में आया।
अब आपको अपनी कॉमर्स में अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी कि क्यों हम कॉमर्स